एएलपी के बच्चों की फाइनल सुनवाई थी दिल्ली कैट के। बहुत मजबूती के साथ में अपनी बातों को रखा और आप सीधा सुनेंगे कि वकील साहब के द्वारा कि आज कोर्ट के अंदर तो क्या था असली ज्यूरिडिक्शन का मामला। क्या वाकई हमारा केस गलत प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने किया था, ये ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है, ऐसा कोर्ट की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो कहा जा रहा था, इसके बारे में सबसे पहले आप बच्चों को बताइए सर। नहीं, मेरा ये कहना है इस सवाल पे कि ये एकदम ही सिंपल और बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिल्ली द्वारा पारित किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू। साथियों, आप देख सकते हैं कि मैं दिल्ली कैट के बाहर हूं अभी इस समय, और आज एएलपी के बच्चों की फाइनल सुनवाई थी दिल्ली कैट के अंदर में। मेरे साथ में वकील साहब मौजूद हैं, श्री आशीष प्रधान जी। इन्होंने बहुत मजबूती के साथ में अपनी बातों को रखा और आप सीधा सुनेंगे कि वकील साहब के द्वारा कि आज कोर्ट के अंदर में लगभग 25 से 30 मिनट तक सुनवाई चली और उस सुनवाई के बीच में क्या हुआ और अंतिम डिसीजन क्या हुआ, उसके बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको 4-5 मिनट के अंदर में सारे पॉइंट उम्मीद है कि कवर हो जाएंगे और सारे पॉइंटों पे मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है वकील साहब, आपका स्वागत है। हजारों बच्चे आपको इस समय देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद थी आपसे, और चूंकि आपने जिस तरीके से एएलपी का केस दिल्ली कैट के अंदर में मजबूती के साथ में लड़ा, उसके संदर्भ में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बच्चों को आप बताएं कि आज जो सुनवाई के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन पॉइंटों पर आप थोड़ा सा, जैसे ज्यूरिडिक्शन का मामला लास्ट हियरिंग में इन्होंने उठाया था कि भाई ये इस ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, तो सबसे पहले आप ज्यूरिडिक्शन से शुरू करें और उसके बाद हम रिजल्ट तक जाएंगे कि लास्ट का परिणाम क्या आया। तो क्या था असली ज्यूरिडिक्शन का मामला, क्या वाकई हमारा केस गलत प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने किया था, ये ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है, ऐसा कोर्ट की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो कहा जा रहा था, इसके बारे में सबसे पहले आप बच्चों को बताइए सर। नहीं, मेरा ये कहना है इस सवाल पे कि ये एकदम ही सिंपल और बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिल्ली द्वारा पारित किया गया है और उसके जो अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली दे आर रूल्स, और उस रूल्स जो तय करते हैं कि कैसे एग्जाम होगा, किस स्टेज में क्या होगा, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, कौन कौन से स्टेजेस में एग्जाम होंगे, तमाम चीज़ें अगर वो रूल्स हैं और उसका उल्लंघन होता है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझेंगे कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है तो सेंटर को ही इसका जवाब देना पड़ेगा और हमारी गुहार भी सेंटर से ही होगी, क्योंकि कोर्ट को भी पता है और सामने से जो वकील साहब थे चंडीगढ़ आरआरबी के, उन्होंने भी अपनी बात ये रखी है साफ साफ कि भाई उनका इसमें एग्ज़ाम के पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और कोई डिसीजन लेना कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कैसे, और उसका पूरा इतना बड़ा इम्पैक्ट कि बच्चा अंदर मेरिट में आएगा, मेरिट से बाहर हो जाएगा, उससे मार्क्स फ्लक्चुएट होंगे, पूरे पैन इंडिया लेवल की बात है, पॉलिसी लेवल की बात है, इतने बड़े इम्पैक्टफुल डिसीजन की बात है जिसमें बच्चा भर्ती हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रेलवे बोर्ड आरआरबी ही दे सकती है, वो भी दिल्ली में दे सकती है, इसलिए जुरिडिक्शन दिल्ली में होना चाहिए था। हमने ये सारी तमाम बातें कैट, ऑनरेबल कैट को बताई और जज साहब का मानना अलग था हमारे से, कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम बहुत मजबूती से दिल्ली हाईकोर्ट में रखेंगे। जज का अपना अलग रुख है, उनका अपना कहना है कि भाई दिल्ली में नहीं, आप बाकी आरआरसी में चले जाओ, बाकी जोन वाइज आप स्टेट्स में जाके फाइल करो। बाकी में अभी आपने बोला कि चंडीगढ़ के वकील, अगर मान लीजिए हम इसको चंडीगढ़ कैट के अंदर में लेके जाते हैं, मान लीजिए हम इसको प्रयागराज कैट के अंदर में लेके जाते हैं, मान लीजिए हम इसको कोलकाता कैट के अंदर में लेके जाते हैं, तो जो अभी आपने बोला कि वकील साहब वहां पे जब जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो पॉलिसी बनाई नहीं है, ये पॉलिसी तो दिल्ली ने बनाई है, इसलिए ये ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है। यही होता है, कहीं ना कहीं इसको बेवजह इसको घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। कानूनी रूप से ये कहीं ना कहीं गलत है। ज्यूरिडिक्शन यानी कि दिल्ली कैट जो है, क्योंकि सेंटर का ये नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल, सारे नोटिफिकेशन, एग्जाम दोबारा होगा नहीं होगा, किस नियम से होगा, वो सब का सारा रेल भवन दिल्ली से ही लागू होता है इंडिया के अंदर में। तो ये बात बिल्कुल हम अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है कि हम सही जगह पे आए थे। इसका मतलब ये है दिल्ली कैट में ही इसको सुना जाना था, उन्होंने नहीं सुना, किस तरीके से नहीं सुना वो अलग का विषय है। दूसरी बात वकील साहब, मैं बच्चे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी आज बहस के अंदर में तो हमारी तरफ से क्या क्या दलीलें वहाँ पे रखी गई
जो हमारे पॉइंट हैं वो पॉइंट हमारे कितने मजबूत हैं। जी। जैसे ग्रुप डी के अंदर में हम लोगों ने केस लड़ा तो वहां पे हमारे पास में पॉइंटों की बहुत कमी थी। केवल एक पॉइंट था हमारे पास में कि हम इस बात पे अड़े थे कि 28 दिसंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन आया है वही नोटिफिकेशन है, और रेलवे कह रहा था कि हमने 2 जनवरी को 25 को नोटिफिकेशन निकाला है, 28 को हमने शॉर्ट नोटिस दिया था। जी। वहां केवल एक पॉइंट था। तो यहाँ मैं जानना चाह रहा हूँ बच्चों को, यहाँ आप पे- बताइए कि हाँ। यहाँ क्या क्या पॉइंट ऐसे थे कि जो वैलिड हैं, जो लीगल हैं। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स तो बहुत मजबूत है हमारे पक्ष में। जी पहला तो ये है कि अगर रूल्स को देखें तो सीधे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस में रूल नंबर 13 में जी। ये लिखा हुआ है कि अगर स्टेज वाइज एग्जाम डिफरेंट स्टेजेस में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका ही अपनाया जाएगा जब मार्क्स की बारी आएगी तब, जी जब मार्क्स को निकाला जाएगा तब। जबकि हमारे केस में सीबीएटी सबको पता है कि 2 स्टेज में हुए हैं और उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं हुआ है। जी। अच्छा, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पैन इंडिया लेवल का इशू है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर ये खराबी आती तो आप फिर भी कह सकते हैं कि भाई उस स्टेट में जाकर हाई कोर्ट में या उस स्टेट के कैट में, उस जोन के कैट में आपकी सुनवाई होनी चाहिए। पर जब पैन इंडिया लेवल में ये बातें हैं तो दिल्ली ही उसका निर्णय लेगी। और इससे जुड़ी हुई तीसरा पॉइंट कि दिल्ली ही हमेशा अपने नोटिफिकेशन में, अपने सर्कुलर्स में, लेटर्स में हमेशा दिल्ली रेलवे बोर्ड ही इस बात को रखती है कि एग्जाम के रिशेड्यूलिंग कब होगी, उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों को लेकर, री एग्जाम की किस सेंटर में होगा, कौन से वेबसाइट में आपको जाना है, तो तमाम ऐसे पॉलिसी डिसीजंस वो दिल्ली रिक्रूटमेंट बोर्ड ही लेती है। जी जी दिल्ली में। जी। और उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है कि भाई जैसे इन्होंने 2019 में नोटिफिकेशन दिया था, हाँ। इस बार कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। हाँ। किस बच्चे को एग्जाम देना है दोबारा में, किसको नहीं देना है, इसके बारे में कोई पारदर्शिता इन्होंने नहीं दी। सेकंड, एक चीज और इसके अंदर में है कि हमारे जो पिटिशनर हैं उन्होंने रेलवे को अवगत कराया कि मेरा कंप्यूटर खराब हुआ है। तो असली सवाल ये है कि जब हमारे पिटिशनर का कंप्यूटर खराब हुआ उसको आपने एग्जाम के लिए बुलाया नहीं, जबकि उसने प्रेजेंटेशन दिया है, उसने मेल किया है, उसने लेटर लिखा है ये कहते हुए कि मेरा कंप्यूटर खराब हुआ। असली सवाल ये कि आखिर आपने एग्जाम किन लोगों का कराया है, किस आधार पे कराया है? उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। तो ये एक मजबूत पॉइंट हमारे पास में है कि भाई हमारा कंप्यूटर खराब हुआ था तो हमें एग्जाम का मौका क्यों नहीं मिला है। हमारा असली, हम जो कोर्ट के अंदर में पहुंचे, असली वजह ये भी है उसके अंदर में। अच्छा, इसके साथ साथ और जो इसके आगे के जो पॉइंट हैं, जैसे और एक पॉइंट है जैसे कि रेलवे जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है आरआरबी चंडीगढ़, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, बाकी डिसीजन जो है वो हमारे हाथ में नहीं। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि आपने एग्जाम तो कंडक्ट कराया, बिल्कुल, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई और उसका डिसीजन जो है वो दिल्ली से ही लिया जाएगा, वो पर्टिकुलर आरआरबी नहीं ले सकती। तो जब दिल्ली पे से डिसीजन होगा तो जुडिक्शन यहाँ पे बनना चाहिए, बिल्कुल। और हमारे एग्जाम के कंडक्ट को लेकर ही जो उसमें दिक्कतें आई, परेशानी आई, उसको लेकर, क्योंकि पर्टिकुलर आरआरबी तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती है, बट उसमें अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में ही उसका डिसीजन होगा। तो वो एक पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने 4-5 पॉइंट डिस्कशन किए। अब मैं अंतिम 2 पॉइंटों पर बात करूंगा आपसे। एक पॉइंट ये कि बच्चा ये जानना चाहेंगे कि अगर जैसे कोर्ट कह रहा है कि भाई आप जो दोबारा से इसको अपील करो, तो वो क्या है, ट्रांसफर वाला जो मामला है वो क्या है और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं? जी, अगर हम ट्रांसफर वाले एप्लीकेशन डालते तो वो वापस से कैट में ही डालते जी। और एक बार जैसे कोर्ट का अगर एक रुख है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेम कोर्ट दूसरा रुख ले जी। दूसरी बात है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन डालना, फिर उसके बाद उसका वापस से रिप्लाई सामने से आना, इस पीरियड में तो बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है हमारा। तो लगभग 4-5 महीने रिजल्ट फिर भी वही निकलना है। यानी अगर हम जो कोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है, अगर उस कहने पे हम लोग चलें तो उसमें 1 साल बाद भी जो आज रिजल्ट आया है लगभग वही रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि भाई आप इसको यहाँ से फाइनल इसको सुन लीजिए। फाइनल हियरिंग हम लोगों ने आज इसमें कराई है, जिससे कि हमारा आगे जाने का रास्ता हमारा ओपन हो गया। हम दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक अब हम लोग अपनी लड़ाई को लेकर के जा सकते हैं। तो आज का फाइनल कंक्लूजन ये कि जजमेंट क्या रहा, केस हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे पॉइंट्स रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी कोई डिसमिसल का ऑर्डर या जजमेंट होता है उसमें सारे आपके जितने भी सबमिशंस हैं, जितने आपके पॉइंट्स हैं, वो लगभग आ जाने चाहिए।
और अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि हमारे तरफ से जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने सारे ऑर्डर्स में लिखवा दिए हैं और इन चीज़ों को हम हाई कोर्ट में लेकर बड़े अच्छे तरीके से सबमिट कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि ये पॉइंट्स हैं। इस बेसिस पे हम कहते हैं कि दिल्ली में ही जुरिडिक्शन लगता है और हमारी उम्मीद है अच्छे से कि इस चीज़ को हाई कोर्ट सुनेगी और यहीं पे हमारा मैटर ये चलेगा। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि दिल्ली कैट से हमारा जो भी केस चल रहे थे, दोनों केसेस जो हमारे चल रहे थे वो फिलहाल के लिए यहाँ से डिसमिस कर दिए गए हैं। लेकिन डिसमिस के बीच में एक अच्छी खबर बच्चों के लिए ये है, अमूमन होता ये है कि सारी बातों को लिखा नहीं जाता कई बार जजमेंट के अंदर में, लेकिन आज लगभग 4 पेज का 5 पेज का जजमेंट आप देखोगे जब आएगा तो उसमें वकील साहब की तरफ से जो बातें कही गई कोर्ट ने उनको हूबहू लिखा है। चाहे वो 2019 का जिक्र किया हो कि जिस तरीके से 19 के अंदर में ये सेम प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वहाँ पे इनका एग्जाम कराने का जो सिस्टम था इस तरीके का था। चाहे वो हमारे पिटिशनर को कंप्यूटर खराब होने के बाद भी उसको एग्जाम के लिए नहीं बुलाया गया, ये बात भी वकील साहब ने मेंशन कराई। नॉर्मलाइजेशन की जो बात है कि मल्टी स्टेज में अगर आपका एग्जाम होगा, वो वाला पॉइंट भी बहुत मजबूती के साथ में वकील साहब की तरफ से रखा गया। आरटीआई के जो बहुत सारे जवाब थे जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई मुंबई को जो है इन्होंने नोडल एजेंसी बनाया है, उस बात को भी वकील साहब ने उसमें मेंशन करा दिया गया है, जिससे कि आने वाले भविष्य में जब हाई कोर्ट के हम पटल पे जाएं, ऐसा कोई भी पॉइंट जो रेलवे की तरफ से जितनी भी बातें उठाई जा रही थी उनका सारा का सारा जवाब लिखित में भी सबमिट कर दिया है और वो ऑर्डर शीट पे भी वो आने वाला है। ये अच्छी खबर है कि आपकी सारी बातें आज सुनी गई हैं। अब आगे के लिए हम और आपको लड़ना पड़ेगा। वकील साहब हाई कोर्ट के लिए इसकी पूरी तैयारी के साथ में अब हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, हमारा समय बच सकता है। इसलिए आज की सुनवाई यहाँ तक थी, पूरा का पूरा वकील साहब के माध्यम से आपने सुना। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बच्चों को आपसे बहुत उम्मीद है और मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि हाई कोर्ट के लिए आप मजबूती के साथ में जितना भी अपना एफर्ट लगा सकते हैं, जितना भी सीनियर से सीनियर लोगों के साथ डिस्कशन करके तमाम जो आप फाइल बनाते हैं उसके अंदर जितना भी एफर्ट लगा सकते हैं उसको लगा करके बच्चों की उम्मीद, आखिरी उम्मीद सर आप ही हैं, तो उसको 100% कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगी, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। हम हर एक चीज को बहुत मजबूती से हाईकोर्ट में रखेंगे और ये दिखेगा जी, रिजल्ट दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।